सभी साथी भाइयों को नमस्कार। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट मैथ का तैयार करेंगे जिसमें 25 प्रश्न है। आपका स्कोर इन 25 प्रश्नों में कितना रहता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक से एक बिल्कुल चुने हुए प्रश्नों की सीरीज आपको आज के सेशन में मिलेगी। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी? भाई 15 वर्ष में ये रुपए क्या हो जाते हैं? 2 गुने हो जाते हैं। अगर कोई रुपया आपने ब्याज पे दिया है तो वो रुपया 15 साल में 2 गुना हो गया है। हमें सिर्फ ये बताना है कि यही रुपया 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। यही तो कहा है। ये इस टाइप से भी आ सकता है। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जहां 4 गुना 8 गुना ऐसे सवाल जरूर बनेंगे। आपको क्या करना है, जो ये 4 गुना लिखा है इसी के लिए इस पावर में तोड़ना है। तो जहां 4 गुना लिखा है क्या वहां पर हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और जो यहां से आपको घात मिली है ये इसी घात की गुणा आप पुराने वाले समय में अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 30 वर्ष आपका आंसर होगा। यानी 30 साल में वो रुपए स्वयं के 4 गुने हो जाएंगे। अगर आप 1 रुपया ब्याज पर देंगे तो 30 साल के बाद वो उसी दर पर 4 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा एक्स वाई की तुलना में 2 गुना कुशल मजदूर है। भाई एक एक्स मजदूर हो गया, एक वाई हो गया। एक्स जो है वो वाई की तुलना में दुगना अच्छा है। दुगना अच्छे का मतलब अगर ये 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में तो फिर ये 2 यूनिट काम करेगा क्योंकि ये दुगना अच्छा है उससे। और वे मिलकर एक साथ किसी काम को 13 दिन में कर देते हैं। अगर ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई 3 काम कर रहे होंगे। ये एक दिन में अगर 3 काम कर रहे हैं तो कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 13 दिन तक काम करेंगे। आपका यहां से कुल काम कितना आ जाएगा? कुल काम आपका हो जाएगा यहां से, कुल काम यहां से आ जाएगा 39 काम हो गया। इस 39 काम को क्या करना है? अकेले बाई उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर केवल पूछा जाता कि काम कितना है तो ये आंसर होता। इसे बाई कर रहा है और बाई एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है तो इसे 1 से क्या करेंगे? भाग। 39/1 39 ही रहता है। अगर इसे x करता तो 2 से भाग कर देते। 39 जो कि तीसरा विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपए में बेचा गया है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। आप एक चीज बताओ भाई, 15% की अगर आपने छूट कर दी तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 100 रुपए की चीज आप 85 रुपए में बेच रहे होंगे। बिल्कुल यही मतलब हुआ। तो 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4080 रुपए दे रखी है। भाई 100 रुपए की चीज पे अगर 15 की छूट कर दोगे तभी तो वो 85 में बेची जाएगी। तो हम कह रहे हैं 85 में बेची है और क्वेश्चन में लिखा है 4080 में बेची, तो 85% किसके बराबर होगा? 4080 के। अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 4080 के बटे में कितना आएगा? 85। हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी। तो यहीं पर 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा 100% की वैल्यू। अगर इसके लिए देखिए 5 से काटेंगे तो ये 17 पे जाएगा और इससे 5 से काटेंगे तो ये 20 पर जाएगा। इसके लिए अगर 17 से डिवाइड करेंगे, देखिए 17 दूनी 34 होता है, 6 बचे, 17 चौक 68 और ये 0। 240 और 20 की गुणा करेंगे तो 2 जीरो ऐसे ही, 24 दूनी 48। 4800 रुपए उसका अंकित मूल्य होगा जो कि पहले विकल्प में है। बहुत शांति से आपको बस ये क्लास समझनी है। इतने अच्छे प्रश्नों का आपको यहाँ पे समूह मिलने वाला है। एक बार अगर इस तरह के प्रश्न आप देख लेंगे केवल एक ही क्लास में तो बिल्कुल गारंटी है कि आपको मैथ इजी ही लगने लगेगा। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है -1 प्लस 1/4 भाग 1/2 गुणा 2 प्लस 5। इसमें बॉडमास नियम अप्लाई होगा और आप जानते हैं बॉडमास नियम में सबसे पहले भाग किया जाता है।
-1 ऐसे ही, +1/4 ऐसे ही। अगर इसे भाग करना है तो क्या करना पड़ेगा, हम भाग ना करके यहाँ गुणा का चिन्ह अगर बना दें तो इस क्वेश्चन को आप पलट दो, 2/1 लिखेंगे, ये गुणा में 2 ऐसे ही, +5 ऐसे। इतने क्वेश्चन को अगर कैलकुलेट करेंगे, इस 2 और 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, इधर -1 +1 और ये 5, इस -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। अब अपना आंसर आ जाएगा 5, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 200 से 285 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से समझ लीजिए। कुछ बच्चे इसे समांतर श्रेणी बना के हल कर लेते हैं, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका देखिए। 200 से 285 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये बताना है 200 से 285 के बीच की ऐसी संख्याएं जो 7 से क्या हो, विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य पहले एक संख्या पता करो। 200 तो 7 से विभाज्य होता नहीं है। आप यहां से 200 के जस्ट बाद एक संख्या कोई सी होगी, ये पता कर लो कि वो संख्या कौन सी है। अगर पहली संख्या की बात करें तो 203 एक संख्या होगी, ये 7 से विभाज्य। देखिए 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नेम 63। 203 के बाद 210 होगा, 210 के बाद 217 होगा, और इस तरह से आप चलते हुए जाएंगे। लास्ट में 285 है लिखा हुआ। 285 तो ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड होता नहीं, 280 7 से डिवाइड हो जाता है। यही तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ। देखो 285 से पहले जस्ट 280 और 200 के बाद में 203, ये सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, 7 से डिवाइड हो रही हैं। हमें ये बताना ये कितनी संख्याएं अगर गिनेंगे, 1 2 3, इस तरह से यही तो गिनना है। आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो ये फर्स्ट मेथड समझ लो, एक ही लाइन में यहां से आप आंसर बता दोगे। 203 ये रहा, और 280 दोनों का अंतर बता दो बस। यानी 280 में से अगर 203 कम कर दें और इसके लिए 7 से भाग करके अगर एक संख्या जोड़ दें, हमें पता लग जाएगी कितनी संख्याएं आएंगी। 280 में से अगर 203 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 77, और इसके नीचे 7 +1 करना ही है। 77 को अगर देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 11, ये और 1 ये, टोटल संख्याएं हो जाएंगी आपकी 12। पहला कॉन्सेप्ट तो ये रहा। और दूसरा तरीका अगर आप यहां लगाना चाहें, इसे a मान लो, इसे l मान लो, और d का मान यहां से आपको दिख ही रहा है, तब यहां पे आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करना चाह रहे हैं तो इससे भी आपका आंसर 12 ही आएगा। 200 से 285 के बीच में 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह की लिखी हुई होगी कि क्वेश्चन अगर आसान भाषा में लिखा होता तो आपको आता होता। यहाँ समभुज त्रिभुज लिख दिया है, तो समभुज त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। तो भाई ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। और बराबर में दे रखा है 36√3। अगर इस √3 से √3 कैंसिल करें तो ये 4 यहां आ जाएगा। यहां से अगर भुजा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36 गुणा 4 आ जाएगा। स्क्वायर अगर ये हटाएं तो इस पे क्या लग जाएगा, अगली लाइन में √ लग जाएगा। तो यहां से जो भुजा निकल कर आएगी वो 36 गुणा 4, और इसका क्या आएगा, √ 36 का वर्गमूल 6 और 4 का 2, 6 दूनी कितना होता है, 12 अपना आंसर आ जाएगा। उसकी जो भुजा की लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये चाल वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल हमें बतानी है। तो चाल बराबर आप फार्मूला जानते हैं, दूरी बटे समय होता है। अब दूरी यहां पर कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 1600 मीटर, और समय आपका दे रखा है
4 मिनट। एक चीज समझ लीजिए, अगर यहां से मैं आपसे कहूं ये मिनट यहां से हटा दूं, यहां पे सेकंड बना दूं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड की अगर चाल है तभी तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। मीटर और मिनट में है तो नहीं कर पाएंगे। तो बस यहां पे अपने लोग क्या करेंगे, सेकंड बनाएंगे। तो 1600 तो ये रहा, 4 ये रहा, और ये जो 60 से गुणा कर रहे हैं ये इसलिए गुणा किए कि अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। ऊपर क्या चल रहा है, मीटर चल रहा है। इसे अगर थोड़ा सा अपने लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और ये जीरो आ गया, 40/6 हो गया। अब 40/ जो 6 आंसर आपका आया है ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। तो एक कॉन्सेप्ट और याद करो भैया, मीटर प्रति सेकंड अगर चाल दे रखी है और हमें क्या बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा बनानी है, तो 18/5 से गुणा करनी होगी। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, 18/5 से हमें गुणा करेंगे। अब ये जो चाल निकल कर आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। यानी मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 6 तियां कितना होता है 18, और 5 अट्ठे कितना होता है 40, 8 तियां कितना हो जाएगा 24 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल आप देखें और टिक कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं की अगर गुणा करें तो उसमें अंतिम 3 अंक क्या आएंगे। अब कुछ बच्चे हैं वो इसकी गुणा करने लगेंगे, बिल्कुल बेवकूफी वाला काम होगा। भाई इनकी गुणा करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि 1 सेकंड का काम 1 मिनट में करना चाह रहे हो। अब आप गुणा अगर कर रहे हो तो फिर मैथ आपने बिल्कुल घटिया लेवल की पढ़ रखी है। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का प्रयोग करके अंतिम 3 अंक बताने हैं। अगर इनकी गुणा करेंगे तो भाई 1 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 ही तो आएगा जब गुणा करेंगे। ऐसा ऑप्शन जिसका लास्ट में 6 लिखा हो या इकाई अंक 6 हो, एकमात्र विकल्प है 376। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। इसी पैटर्न पर आपको अभी और क्वेश्चन मिलेंगे। आज की क्लास में क्या है, एक एक टाइप के कभी कभी कुछ प्रश्न दो दो कर दिए हैं डबल, जिससे आपका रिवीजन और बेहतर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की बिल्कुल कॉपी है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अगर इन दोनों की गुणा करें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर ये पता लग जाए तो बाई ऑप्शन से अपने लोग क्वेश्चन कर लेंगे। 4 और 8 की अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 32 आएगा, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई का अंक 2 हो, 392। बस इतना आसान सिर्फ सवाल बन जाएगा अगर आप ध्यान से कॉन्सेप्ट जानते हैं तब। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इसमें से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को आप दो कॉन्सेप्ट से समझ लो। भाई 6 संख्याएं, एक यहां होगी, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां, पांचवी यहां, छठी संख्या यहां होगी। औसत क्या होता है, बिल्कुल बीच में लिखा हुआ होगा। तो औसत जो होगा वो बिल्कुल यहां पे लिखा हुआ होगा। अब औसत अगर 35 है तो 35 किसके बीच में आता है, कौन सी दो सम संख्याएं जिनके बीच में 35 आता है। तो बिल्कुल आसानी से आप ये बात बोल दोगे कि 35 जो है वो 34 और 36 के बीच में आता है। 34 और 36 के बीच में ही तो 35 आता है। तो एक तो औसत इनका ये आ गया। अब इधर जो संख्या लिखी होगी वो 38 होगी, क्योंकि 36 के बाद 38 आएगा। यहां पर 40 होगा, यहां पे क्या लिखा होगा 32, और यहां लिखा होगा 30। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 40, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 30। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 70। 70 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। ये तो सवाल ऐसे मेथड से तब किया करो जब आपको ज्यादा टाइम लगाना है, या इस पैटर्न का फॉलो तब किया करो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या बता दो, या दूसरे नंबर की संख्या बताओ, या तीसरे नंबर की, या चौथे या पांचवें। कॉन्सेप्ट इसका क्या यूज करना है आपको, जब कभी भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा जाए तो आप कुछ मत करो, औसत का
दुगना कर दो। औसत कितना दे रखा है 35, और 35 का दुगना कितना होगा 70। ये आपका रहा यहां से सेकंड कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छी विधि है। डायरेक्ट आपने क्या किया है, औसत का दुगना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पहली और लास्ट वाली संख्या का जोड़। ये आसान भाषा में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जोड़। संख्याएं फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप मत करो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 65 है। अब आपको 10 संख्याएं बताने की कोई जरूरत नहीं है कि पहली संख्या बताओ या दूसरी। अगर ये पूछा जाता तब आप लॉन्ग मेथड का यूज करो, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दो, औसत का दुगना कर दो, और औसत का दुगना कितना होगा 70 हो जाएगा। 65 का दुगना, वो तो 70 तो पिछले क्वेश्चन में हुआ था, यहां 65 का दुगना हो जाएगा 130, जो कि तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजय 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए पवन को दे देता है। बहुत बढ़िया भाई, अजय ने कुछ पैसे उधार लिए, कितनी दर पर 4% की दर पर, और यही पैसा उसने क्या किया है, पवन को दे दिया है। पवन को कितने परसेंट पे दिया है, 7% पे दिया है। टोटल टाइम कितना है 4 वर्ष का। तो यहां से जो आपने 4% पे ब्याज पे रुपया लिया और किसी और को 7% पे ब्याज पे दे दिया, 4% पे नहीं भैया, यहाँ 5% पे लिया है इसने। अजय ने 5% पे रुपए लिए और 7% पे दे दिए। अब आप खुद बताओ, आपने किसी से 5% पे रुपए उधार लिए और किसी दूसरे आदमी को 7% रुपए पे दे दिए, तो आपको कुछ फायदा हुआ है, यानी लाभ हुआ है कुछ। कितने परसेंट का हुआ है, 2% का हुआ है। अब ये 2% का फायदा जब आपने 4 साल के लिए रुपया किसी से लिया है और 4 साल के लिए ही किसी को दिया है, तो फिर 4 साल तक ही तो ये फायदा होगा, यानी टोटल आपको 8% का फायदा हो जाएगा। अब 90,000 रुपए दिया है तो आपसे बस सिर्फ यही पूछा है कितने रुपए का फायदा हुआ है, यानी 90,000 रुपए का अगर 8% निकालें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72, और डबल जीरो, 7,200 रुपए का उसे फायदा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, इनका मासा 37 है। 4107 जो है ये क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं की ये गुणा दे रखी है, और दोनों संख्याओं का मासा जो है वो क्या है 37 है। हमें सिर्फ ये बताना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब एक चीज चेक कीजिए भाई, मासा क्या होता है, जो दो संख्याएं यहाँ पे हैं वो दोनों संख्याएं 37 से क्या हो रही हैं, डिवाइड होनी चाहिए, यानी 37 के ही फैक्टर में आएंगी। तो हम इसके दो ऐसे फैक्टर करके देख रहे हैं, और ये यहां से पता लग जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर इसके लिए 37 से भाग कर दें, तो देखिए ये एक संख्या मान ले रहे हैं 37 होगी, चलो इसे 37 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 37 एकम 37, यहां बचा होगा अपना 4, 37 एकम 37, यहां बचे होंगे 3, 37 एकम 37, और ये आ जाएगा 37, यानी 37 की गुणा अगर 111 से करें तो 4107 आ रहा है। अब बस ये चेक कर लो क्या इन दोनों का मासा 37 ही है, तो बिल्कुल देखिए 37 और 111, ये जो 111 लिखा है इसके लिए आप 37 गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी इसमें भी 37 आ गया और इसमें भी 37 आ गया, तो मासा तो 37 पक्का है। ये हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या, और जो इधर लिखा हुआ ये हो जाएगी छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 111। इसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1083। पहली संख्या और दूसरी संख्या की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1083। इनका मासा दोनों संख्याओं का कितना है 19 है, तो सीधी सी बात है 19 से ही विभाज्य जो आंसर होगा वो अपना 19 का फैक्टर मिल जाएगा। आप चाहे तो ऐसे चेक कर लो, लेकिन 19 के कई फैक्टर हैं तो ये तो तरीका नहीं बन पा रहा है। अगर इसे 19 से डिवाइड करें, देखिए 19 पंजे कितना होता है 95 होगा, यहां बचा होगा
13, 13 यहां आके बन जाएंगे 133। 19 सत्ते कितना होता है 133। तो एक संख्या 19 मान ले रहे हैं और एक संख्या 57, और इन दोनों का मासा भी कितना है 19 ही आएगा। देखिए 19 से ये भी डिवाइड हो रही है, 19 से ये भी डिवाइड हो रही, तो दोनों संख्याओं का मासा तो 19 हो गया। एक चीज स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गई, इन दोनों की गुणा की गई है। ये जो आंसर लिखा है वो दो संख्याओं का गुणा है, तो दो संख्याएं वो कौन सी होंगी भाई, 19 और 57 की गुणा कर रहे हैं तो भी तो यही आ रहा है। तो अच्छा और संख्याओं से भी आ सकता है, लेकिन हम बची कुछ ही कसर तो मासा से पूछ लेंगे कि हम बिल्कुल सही है या गलत है। तो दोनों संख्याओं का मासा कितना है 19 ही आ रहा है, तो बड़ी संख्या इसमें आपको साफ साफ दिख रही होगी 57 इसकी क्या है बड़ी संख्या हो जाएगी, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। एक्स जो है वो किसी काम को 15 दिन में करता है, वाई जो है वो उसी काम को 10 दिन में करता है। आप अगर कोई काम 15 दिन में कर रहे हैं, आपका दोस्त अगर 10 दिन में कर रहा है, तो वो काम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम बता दो। एलसीएम आ जाएगा 30, ये तो हो जाएगा कुल काम। अब एफिशिएंसी कितनी, क्षमता कितनी है, 30 काम आप 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। 30 काम अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब ये एक्स जो है वो 2 काम कर रहा है, वाई कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो ये दोनों लोग मिलके कुल काम कितना करेंगे एक दिन में। बिल्कुल सीधी सी बात है, एक दिन में ये लोग 5 काम करेंगे। इन्होंने कहा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन के बाद, जब लिखा है 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद बाई काम को छोड़कर चला गया। अरे 2 दिन के बाद काम को छोड़ा है, 2 दिन तक तो किया है, तो 2 दिन साथ में काम किया है। भाई 2 दिन के बाद आपने किसी का साथ छोड़ा है तो 2 दिन तो साथ रहे हो उसके। 2 दिन में जो साथ काम किया है तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, अरे एक दिन में 5 काम कर रहे तो 2 दिन में काम किया होगा 10, और काम कितना है 30, तो 2 दिन के बाद अब काम बचा कितना होगा, शेष काम। टोटल काम 30 था, 10 काम कर लिया है, तो काम बचा होगा 20, और इस 20 काम के लिए कौन करेगा, और एक्स ने शेष काम अकेले पूरा किया है। अब इस काम को एक्स करेगा, एक्स का मतलब है एक्स एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से जब इसे भाग करेंगे ये आ जाएगा 10 दिन, यानी 10 दिन एक्स ने यहां लगा दिए, यही अपना आंसर है। लेकिन उसने पूछा क्या है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, अरे 10 दिन तो एक्स ने लगाए हैं और 2 दिन ये रहे, तो 10 दिन प्लस 2 दिन, टोटल जो अपना आंसर आएगा वो 12 दिन बन जाएगा। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत बच्चे तो इस पे 10 दिन ही लगा देंगे। कभी भी क्वेश्चन करने से पहले एक मिनट पढ़ तो लिया करो कि पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 और 24 का तृतीय अनुपात हमें बताना है। अगर इसके लिए हम a मान लें और इसे b मान लें, तो तृतीय अनुपात निकालने का फार्मूला याद कर लो, b²/a। b का मतलब है 24 गुणा 24, 2 बार लिख लो। a का मतलब है 9, 3 से काटेंगे 3 पर, 3 से 8 पर, 3 से काटेंगे 8 पर, 8 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी, 64 अपना आंसर होगा, पहला विकल्प। बस अच्छे से बस केवल समझ लो, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, रिवीजन लगाओगे कई बार तो गुणा ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। एक बच्चा पवन हो गया, दूसरा रमन हो गया। पवन कितने की चाल से चल रहा है, 10 की चाल से, और रमन कितने की चाल से चल रहा है, 8 की चाल से। इसे अगर रेशियो अपने लोगों से पूछा जाए, पवन की चाल और रमन की चाल, तो यही रेशियो आएगा। इसे अगर और थोड़ा सा काट के हल कर ले तो 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 4, 5/4 हो जाएगा। क्योंकि दूरी कैसी है, बराबर है, यानी निश्चित है। जब दूरी बराबर है तो अगर ये चाल का जो रेशियो दे रखा है आपसे, इसी का अगर उल्टा कर दें
तो ये समय का रेशियो होगा, तो समय इन्हें कितना लगेगा, 4:5 का लगेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दूरी यहाँ पे क्या है, बराबर है। पवन रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है वहां पर, तो यहां पे हमें दिख रहा है पवन पहुंच रहा है 4 मिनट में, रमन पहुंच रहा है 5 मिनट में। रेशियो में बात कर रहे हैं, या इसे 4 मिनट का कह लो चाहे 4 घंटे का कह लो, तो यहाँ हमारे हिसाब से जो अंतर आ रहा है वो 1 रेशियो का आ रहा है या 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है, 30 मिनट के बराबर है। अब 1 यूनिट अगर 30 मिनट के बराबर है तो हमें क्या बताना है, तो वह दूरी बतानी है कितने किलोमीटर की होगी। तो बताओ ये 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 4 यूनिट बराबर होगा 30 गुणा 4 यानी 120 मिनट, और 120 मिनट को अपने लोग कहते हैं 2 घंटा। 2 घंटे में जो पवन को समय लग रहा होगा वो 2 घंटा लग रहा होगा। अब करना क्या है, पवन जो है यहां से यहां पहुंचने में 2 घंटे का समय लग रहा है, जबकि पवन की चाल कितनी है, 10। तो दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, चाल गुणा समय। चाल ये रही स्पीड और ये रहा टाइम। स्पीड कितनी है, स्पीड दे रखी है इसकी, पवन की स्पीड। अब आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, पवन की स्पीड से निकालें तो 10 की स्पीड लगा लो, और पवन को टाइम कितना लगाए, 4 यूनिट की वैल्यू 2 है, 10 दूनी 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप कहें यहां से निकाल देते रमन वाले से, तो रमन की स्पीड अगर आपको यहाँ 8 लेनी थी तो आप 5 की पहले वैल्यू निकालते। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। मिनट को आप घंटे में बदलेंगे, रमन के अगर चाल से बताना चाहे तो रमन से बता दो। क्योंकि यहाँ अपने लोगों ने जो स्पीड यूज की है वो किसकी की है, पवन की, तो समय भी पवन का ही तो यूज करोगे। पवन को 2 घंटा लग रहा है, उसकी चाल 10 की है, तो फिर सीधी सी बात है 10 दूनी 20 का उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो रही होगी। क्वेश्चन देखिए जिसमें कहा राम एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपए से घटा दे तो लाभ 40% हो जाता है। पहले लाभ 20% था, फिर 40% हो गया। इसे 100 से भाग करें तो इसे फ्रैक्शन में 1/5 कहेंगे, इसे 2/5 कहेंगे। 1/5 का मतलब है 5 की चीज को 6 में बेच रहे हैं, 2/5 का मतलब है 5 की चीज को 7 में बेच रहे हैं। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। यहां अंतर कितने का है, 1 का है, और यहां अंतर कितने का है, 2 का। ये अंतर अगर हम समान बना ले काम हो जाएगा, तो यहां 2 से गुणा कर दें, अंतर सेम हो जाएगा। यहां भी 2 से करोगे, यहां भी 2 से करोगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखो, ये अंतर 5 का है, यहां अंतर 5 का है। हम कह रहे हैं अंतर 5 रेशियो का है, और क्वेश्चन में कहा है दोनों में से 20 रुपए घटाया गया होगा। तो 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के। 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के। 5 चौक 20 हो जाएगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। ये प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है, पहले 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 4 यानी ये 40 रुपए आ जाएगा। 40 रुपए जो कि कहां है अपना, 40 रुपए ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, तो ये 40 रुपए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें अपने लोगों से कहा है करीम एक वस्तु को 25% के लाभ पे, बिल्कुल ये इसी क्वेश्चन की कॉपी है भाई। 25% लाभ का मतलब है 1/4 का लाभ हुआ, यानी 4 की चीज आप 5 में बेच रहे हैं। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। फिर कहा है अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 28 रुपए घटा दे तो 60% का लाभ होता है। 60% का मतलब है, इसके नीचे आप 100 लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 3/5 लिखा है, यानी 5 की चीज आप 8 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां अंतर कितने का है, 1 रेशियो का। यहां अंतर कितने का है, 3 रेशियो का। अगर ये अंतर समान बना दें तो क्वेश्चन हो जाएगा, यहां 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 12 और ये होगा 15। 12 में से 5 कम करेंगे 7 बचेगा, और 15 में से 8 कम करेंगे 7 बचेगा। यानी 7 रेशियो की वैल्यू, हम कह रहे हैं कि अंतर 7 का होना चाहिए, क्वेश्चन में कहा है अंतर 28 का होना चाहिए। 7 रेशियो 28 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर होगा,
4 के बराबर। पूछा क्या है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, यानी प्रारंभिक सीपी हमसे पूछा है। तो सीपी कितना दे रखा है, 12 यूनिट है। 12 यूनिट या 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 12 गुणा 4, यानी ये आ जाएगा अपना 48, जो कि तीसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। उसकी चाल, पहली यात्रा में उसकी चाल इतनी है और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। तो इन चारों यात्रा में उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी, यह हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका अगला क्वेश्चन समझिए। वहां पे आप जब ये क्वेश्चन कर लेंगे, केवल 720 कर दिया, बाकी कुछ नहीं। आप 4 यात्राएं चल रहे हैं, इस तरह से कोई दूरी है, एक यहां से यहां तक हो गई, दूसरी यहां तक, तीसरी यहां तक और चौथी यहां तक। ये चारों दूरी कैसी है, बिल्कुल बराबर है, जितनी ये है उतनी ही ये है, सब दूरियां कैसी हैं, बराबर। पहली यात्रा में जब आप यहां तक चल रहे हैं तो आपकी चाल कितनी है, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली में इसे आप कह दीजिए ये पहली यात्रा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। दूसरी में जो चाल मानेंगे वो इसका आधा होगा, तीसरी में जब चाल मानेंगे तो ये इसका आधा होगा, चौथी में जब चाल मानेंगे तो ये इसका आधा, 90 होगा। अब आप यहाँ पे जो ये दूरियां हैं सब, क्योंकि ये बराबर दूरी है, तो यहाँ एक दूरी कोई सी भी जो आपका मन करे वो दूरी मान लो। हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम एक दूरी होगी, क्योंकि सब डिवाइड हो जाएंगे फिर ये आराम से। तो सबका एलसीएम कितना होगा, अपनी मर्जी से कह दे रहे हैं, बिल्कुल किसी से कुछ पूछ नहीं रहे। जो दूरी है वो मान ले रहे हैं 300, 360 मत मानिए, आप दूरी को मान लीजिए 720, क्योंकि 720 से ये सभी नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। अब आप बताओ पहली यात्रा में समय कितना लगा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जब 720 यहां होगा, ये 720 की दूरी मान लो, ये भी 720 की मानो, सब 720 की मान लो। तो यहाँ 1 घंटा लगा होगा, यहाँ 2 घंटा लगा होगा, यहाँ 4 घंटा लगा होगा और यहाँ पे 8 घंटा लगा होगा। यही तो समय हो जाएगा टोटल। अब क्या करना है, यहां से अपने लोगों को औसत चाल बताना है। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। सिर्फ इतना लॉन्ग मेथड से आपको क्वेश्चन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। औसत चाल का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कुल दूरी, और नीचे आप लिखेंगे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 720 यहां थी, 720 यहां, 720 यहां, 720 यहां। तो 720 कितनी बार लिखी हुई है, 4 बार। और कुल समय कितना लग रहा है, 8 का ये देखिए समय लग गया, 4 ये लगा, 2 ये लगा, 1 ये लगा, 8 4 12 और 2 14 और 1 15 समय लग गया। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 15 चौक कितना हो गया 60, 12 बचा 120, 15 अट्ठे 120, 48 और 4 की गुणा कितनी होगी, 192। यही अपना क्या होगा आंसर, जो कि तीसरा विकल्प है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन 20 जब करेंगे, चाल कितनी है, पहली चाल 750 है। तो यहाँ पे जो आप औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो समय होगा यहाँ पे वो 4 बार समय लगेगा। तो पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय। पहले समय पे 1 घंटा लगेगा, उसके बाद चाल आधी कर रहे हैं तो समय सीधी सी बात दुगना हो जाएगा, 2 घंटा लगेगा। फिर चाल आधी की गई होगी तो 4 घंटा लगेगा, फिर चाल आधी की गई होगी तो समय दुगना लग जाएगा पहले से। भाई चाल आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो आपको 5 घंटा लग रहा है, अब अगर चाल आधी कर दे रहे हैं तो समय सीधी सी बात दुगना लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसका दुगना 8 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप ये डायरेक्टली समझ पा रहे हैं तो जो औसत चाल आएगी निकल कर वो कितनी होगी, 750 चाल कितनी बार ली गई होगी, 4 बार। और टोटल टाइम कितना, 8 4 12 2 14 और 1 15। इसे कैलकुलेट अगर करेंगे, 15 पंजे 75 और ये 0, 50 और 4 की गुणा कितनी आ जाएगी, 200 किलोमीटर।
प्रति घंटा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन 21 आपको भी कराई दिया था। क्वेश्चन 22 आप चाहें तो डायरेक्टली अपने आप बता सकते हैं, केवल इसका सिर्फ रिवीजन कराने के लिए क्वेश्चन लिखा है। भाई 720 की चाल दे रखी है, पहली चाल 5 यात्राएं करनी है, तो 5 यात्राओं में जो उसे समय लगेगा, ये इस तरह से 5 बार समान दूरी की यात्रा है। पहली चाल इतनी है, तो हमें चाल से मतलब नहीं, पहले पे लगेगा 1 घंटा, दूसरे पे लगेगा 2 घंटा, इसका दुगना, फिर 4 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 16 घंटा। ऐसे तो समय दुगना होता जा रहा है, क्योंकि चाल क्या है, पिछली यात्रा की आधी। तो औसत चाल जब आप बताएंगे वो कितनी आ जाएगी? औसत चाल बताने के लिए 620 को कितनी बार लिया होगा? 5 बार। दूरी आप कितनी मानोगे? यही तो मानोगे। समय कितना लग रहा है? 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 और 1, 31। कैलकुलेट करोगे, 31 दूनी 62, ये 0, 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। एक संख्या ये मान ले रहे हैं, दूसरी संख्या ये मान ले रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं के योग की बात चल रही है पहले, और दोनों संख्याओं के अंतर की बात चल रही है। भाई योगफल अगर हम मान लें 100 है, तो अंतर कितना है? इनका 20% है। यही तो मतलब हुआ। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें रेशियो बताना है, तो अगर बड़ी संख्या यहां से निकालेंगे तो कितनी आएगी? इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 100 और 20 का आधा हो जाएगा 60। और अगर दूसरी संख्या यहां से बतानी है तो क्या करना है? अब इन दोनों को घटा के आधा कर दो, 100 और 20 को घटाएंगे 80 और इसका आधा करेंगे 40। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर रेशियो निकालेंगे 60:40 आ जाएगा। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आयत के परिमाप का आधा 30 सेंटीमीटर है। भाई आयत का परिमाप कितना होता है? परिमाप जो होता है वो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। यही होगा। लंबाई के लिए अगर L कह दें, चौड़ाई के लिए B कह दें, तो आधा कितना होगा? ये 2 हट जाएगा, यानी L प्लस B का मान कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। एक तो ये स्टेप हो गई। लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 अधिक है। भाई लंबाई और चौड़ाई जब 6 अधिक है तो अंतर ही तो इनका ये हो जाएगा 6। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास आपसे 6 रुपए अधिक है, तो मेरे रुपए और आपके रुपए घटा दो, बराबर में 6 लिख दो। लंबाई चौड़ाई से 6 अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटा दो, बराबर में 6 लिख दो। यहां से अगर अपने लोग लंबाई निकालें तो लंबाई कितनी होगी? इन दोनों के जोड़ का आधा होगी। 30 और 6 36, और 36 का आधा कितना होगा? 18 होगा। अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होगी? देखो चौड़ाई जो होगी इसकी, वो इन्हीं दोनों के घटाए का आधा होगी। 30 में से 6 कम करोगे तो ये 24, और 24 का आधा कितना होगा? 12। हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 18 गुणा 12 कितना होगा? ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 6 हो, क्योंकि 8 दूनी 16 हो रहा है, तो 216 अपना आंसर होगा, जो कि दूसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत के परिमाप का आधा 50 है, तो इसका मतलब ये L प्लस B का मान कितना दे रखा है? 50। अगर पूरा परिमाप होता तो इसका दुगना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर कहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 10 अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई को घटा दे तो 10 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास आपसे 10 रुपए अधिक है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मेरे रुपए और आपके रुपए घटा दो, बराबर में 10 लिख दो। यहां से अगर L निकालेंगे तो L कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़कर आधा, 50 और 10 कितना होगा? 60 का आधा कितना आ जाएगा? 30। B कैसे निकालेंगे? अब दोनों को घटाकर आधा, 50 में से 10 घटाओगे 40 का आधा कितना होगा?
20। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 30 गुणा 20, 30 और 20 की गुणा कितनी होगी? 600। 600 जो कि चौथे विकल्प में है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, टाइप हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की इस क्लास में आपको 25 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट, आपको प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वर्दी ज्यादा दूर नहीं है आपसे। इस पूरी फाइल को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।